Hello dear friends, today I am going to start YouTube lecture for class 11 and 12. Before that I would like to introduce myself Kaushal Kumar. I have completed my BTech in electrical engineering. I am working in cement industry. So I hope you will enjoy my lecture, and I will teach class physics for class 11th, and I will try to speak in English and Hindi both. Sorry for non-Hindi students, I request please cope up with me and try to understand in Hindi, and if possible you can understand in Hindi. तो मैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट एज पर एनसीईआरटी पहला चैप्टर में आप लोगों को दिया जाता है इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स, एंड दूसरा चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट. तो जैसा कि मैं जानता हूँ, देखा हूँ सिलेबस, तो पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है. इसमें मेरे नीड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप लोग खुद से उसको स्टडी करके समझ सकते हैं. और दूसरा जो है दूसरा पोर्शन है यूनिट डायमेंशन, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशन का कैलकुलेशन करना, डायमेंशन लिखना. तो उसको लिखने के लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो कि फर्दर आगे के चैप्टर में दिया गया है. तो अभी उसको पढ़ने का मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको आगे का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, मैं आपको रटवा दूंगा और समझ नहीं आएगा. तो बेटर होगा कि उसको बाद में जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, तो उस डेरिवेशन के ड्यूरेशन में आपको इसका सारा रूल रेगुलेशन के साथ आपको मैं बता दूंगा. तो आप यूनिट डायमेंशन का सारा चीज क्लियर कर सकते हैं. तो मेरा जो टारगेट है, आज मैं पहले स्टार्ट करूंगा वेक्टर, जो कि फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चीज है. और वेक्टर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और आई होप कि वो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्यों पढ़ना जरूरी है. तो जैसा कि पहला चैप्टर हम लिख रहे हैं वेक्टर. तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है. फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बेसिकली डिवाइड किया गया है. एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर. ठीक है. तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर के बारे में हम लोग जानते हैं सब लोग, बट मैं बताऊंगा कि स्केलर किसको बोलते हैं. किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ता है. किसी भी क्वांटिटी को, जैसे आपको लिखना है आपका मास कितना है, तो आप क्या बताओगे? किसी का मास अगर पूछेगा तो मास बताएगा आपका कितना, 20 kg फॉर एग्जाम्पल. तो ये 20 क्या है? ये 20 मैग्नीट्यूड है, और ये जो केजी दिखा हुआ है ये मास का यूनिट होता है. तो कहने का मतलब हुआ किसी भी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड का और दूसरा उसके यूनिट का. बट जब फिजिक्स में एंट्री करेंगे तो फिजिक्स में क्या होगा कि ये इसको हम बोलते हैं फिजिकल, ये हुआ स्केलर क्वांटिटी. जब इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा और एग्जाम्पल सेट करूंगा तो आपको क्लियर होगा. दूसरा, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. पहले स्केलर क्वांटिटी देखते हैं. तो स्केलर क्वांटिटी उसको होता है दोज क्वांटिटी which have only magnitude. Obviously unit will be there. Okay. For example, mass, distance, speed, etc, time. Okay. तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं. तो इसमें क्या होगा, मास है तो 20 kg जैसे मैं बताया, तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और उसका यूनिट होगा. डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर. ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर होगा. तो किसी चीज का लेंथ अगर मेजर, इसी स्केल का अगर मेजरमेंट करना है लेंथ, इसको बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का, तो इसको मीटर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं.
अब सवाल उठता है वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑब्वियसली यूनिट विल बी देयर, तो यूनिट को मैं कॉमन कर रहा हूं, यूनिट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और इसमें वेक्टर होगा, तो सॉरी इसमें डायरेक्शन होगा। इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and डायरेक्शन। ओके, और इसके साथ एक कंडीशन और है, ऑल्सो विच फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी जिसका वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसको मैं बोल दूंगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। उसमें एक कंडीशन और ऐड करेंगे जिसमें जो वेक्टर एडिशन लॉ को फुलफिल करेगा। वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है मैं आगे बताता हूं। तब बोलेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज आपको किसी एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेक्टर की नीड क्यों हुई, वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा। सपोज आपको किसी शॉप पे जाना है, ठीक है, आप घर से निकले और एक चौराहा आएगा जहां पर आपको बोला गया कि फलाना कोई दुकान है जहां पे सपोज एक मोबाइल का दुकान है, तो आपको मोबाइल परचेज करना है। आपको कोई बोला कि इस दुकान का नाम है, और चौक पे जाओ, वहां से आपको मोबाइल दुकान पे जाना है। आप क्या करोगे? आप वहां जाओगे, किसी से पता करोगे कि ये दुकान कहाँ है। कोई अननोन आदमी आया तो डायरेक्ट आपको बोला यहाँ से 2 किलोमीटर पे चले जाओ। अब 4 रास्ता है वहां पे, सपोज ये 4 रास्ता है, यहाँ पे आप खड़े हो, दुकान यहाँ पे, ठीक, सपोज दुकान यहाँ पे, आप यहाँ पे हो। आप किसी अननोन आदमी से पता किए कि मुझे इस दुकान के पास जाना है, उन्होंने सीधा बोल दिया 2 किलोमीटर पे चले जाओ। अब यहाँ से 2 किलोमीटर किधर जाओगे? 4 डायरेक्शन है आपके पास, 2, 3, 4, कहीं भी जा सकते हैं आप। अगर इस डायरेक्शन में चले गए, आप कहीं भी 2 किलोमीटर जाएंगे पता नहीं चलेगा। इधर चले गए, कहीं भी कितना भी दूर चले जाएं आपको नहीं मिलेगा इधर भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है कुछ चीजों के लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 2 किलोमीटर बोला, प्लस इसमें आपको ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो आपको अगर ये कोई बोले कि यहाँ से इस चौराहे से 2 किलोमीटर ईस्ट चले जाओ तो वहां तुमको दुकान मिल जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि इस चीज को डिफाइन करने के लिए मेरे को डायरेक्शन की नीड हुई। अगर डायरेक्शन नहीं देते तो इसका 2 किलोमीटर बोलना इनसिग्निफिकेंट, मतलब मीनिंगलेस होता। तो इसीलिए ये फिजिक्स के लैंग्वेज, फिजिक्स का स्टडी करने के लिए वेक्टर की नीड होती है। फिजिक्स में एग्जैक्ट लोकेशन पता करना होता है कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, कहाँ पे आपका मोमेंटम लग रहा है, कहाँ पे आपका टेंशन लग रहा है। ये सब चीज आपको जानने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की नीड होती है। तो समझ, आई होप इतना समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, वेलोसिटी। ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या क्या वेक्टर का फॉर्म है, मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे पहचानेंगे कि ये वेक्टर है या नहीं है। तो इससे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर, अगर वेक्टर क्वांटिटी को मान सपोज करते हैं ये से हुआ, इसको एक एरो से डिनोट करते हैं। ये इसका ये जो लेंथ हुआ, इस लेंथ को मान लेते हैं 5 यूनिट का है, कुछ भी है, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मीटर, केजी, कुछ भी। और ये जो एरो जिस डायरेक्शन में शो करता है, ये इसका डायरेक्शन हो गया।
इसका नाम अगर हम पी क्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। तो जहां पे इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और ये होता है टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक, तो इसका ओरिजिन कहां से है? टेल से हेड की ओर। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में क्या होता है, इसको डीप कर दिया जाता है, डार्क कर दिया जाता है। तो हर समय डार्क करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम इस पे बार नहीं देगा, केवल डार्क करके छोड़ देगा। ठीक है, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है। और दूसरा क्या चीज है, वेक्टर को किसी भी प्लेन में दिखाना होगा। अगर ये कोई प्लेन है तो को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका जो रेफरेंस लेते हैं ये रेफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां से अगर कोई 45 डिग्री पे अगर इसे करके कोई ड्रॉ कर दे तो ये बोलेगा कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और वो 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये कोई फोर्स है या फिर कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और इसका जो डायरेक्शन है ये 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब वेक्टर का बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वेक्टर का मैं कुछ टाइप आप लोगों को बताता हूं कि वेक्टर का क्या क्या टाइप होते हैं। यहां मैं हेडिंग डालता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक पहला वेक्टर होता है, पहले मान लेते हैं इसको, एक होता है नल वेक्टर। ओके, एज द नेम सजेस्ट, नल मीन्स जीरो। तो दोज वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज जीरो, मीन्स मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, इसका डायरेक्शन भी डायरेक्शन इसको मेंशन करे या ना करे, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, बट इसका डायरेक्शन होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। दूसरा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस क्या मतलब हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा 1। ठीक है, दोज वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसको डिनोट करने के लिए, जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये 3D इमेज हुआ, सॉरी, ठीक, ये अगर x है, ये y है और ये z है, इसको यूनिट करते हैं u कैप, v कैप, ये होता है z कैप, ये हो जाता है ओरिजिन। तो ये यूनिट वेक्टर करने का मतलब हुआ कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन तो जो रहेगा वो डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। इसको, इस यूनिट वेक्टर का यूज हम करते हैं, जैसे कोई किसी चीज को हम डिनोट कर दिए, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिए और बगल में उसका डायरेक्शन सोल्व करने के लिए इस यूनिट वेक्टर का भी यूज करते हैं। इसको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तीसरा आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कहने का क्या मतलब हुआ, नाम से पता चल रहा है कि ये पैरेलल होता है। पैरेलल किसको बोलते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल जा रही है, ठीक है, ये लाइन हुआ, तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है थ्रू आउट द पूरे जितने डिस्टेंस का हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरे लेंथ में उसका जो दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगा। तो ये इसके दोनों एंड पे अगर एरो है तो ये तो लाइन हो गया, बट इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मैथ की भाषा में रे भी बोलते हैं। तो दोज वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो ये
those vector which are parallel to each other। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका ये अगर ये है इस डायरेक्शन में गया है, बी इस डायरेक्शन में गया है, तो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। बट इसमें ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर होगा तो उसका लेंथ सेम होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। तीसरा क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, इसके नाम से पता क्या चल रहा है, एंटी पैरेलल मीन्स एंटी, पैरेलल का एंटी मतलब एक अपोजिट होगा, एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में मिस्टेक हो, तो इसमें क्या होगा, दो विच आर नॉट पैरेलल दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, बस यहाँ पे दे आर नॉट, यहाँ पे लगा देंगे नॉट पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चार वेक्टर समझ में आ गया। नल वेक्टर किसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं। अब एक और वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी में अगर इक्वल होता तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो इक्वल हो गया। जैसे कोई एक आदमी, दो मैन है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक, तो इसका मास अगर 20 केजी है और दूसरे का मास भी 20 केजी है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल वेट का है, इक्वल मास का है, इसका मास इसका मास। ठीक है, बट जब हम वेक्टर में बात करेंगे तो वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड नहीं, पहले ही बताएं कि वेक्टर में हम हमेशा डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। मोस्टली क्या होगा, स्टार्टिंग में जब फिजिक्स का स्टार्टिंग करेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है ना, वो वेक्टर में डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जब भी हम वेक्टर का फिजिक्स का पार्ट पढ़ेंगे तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम वेक्टर देख रहे हैं या फिर कुछ भी क्वांटिटी देख रहे हैं तो उसको हम पहले डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, डायरेक्शन में मिस्टेक नहीं करना है। तो पांचवा टाइप क्या था, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा, दोज वेक्टर which have equal magnitude and same direction। इसको सेम ही कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर यहां से पकड़ लिए ए और दूसरा पकड़ लिए बी। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब क्या होगा, इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड अगर होगा, इसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए 5 यूनिट का है। ठीक, इसका भी 5 यूनिट का है, डायरेक्शन दोनों का सेम दिखा है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब दो कंडीशन होगा, पहला होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, और दूसरा क्या देखेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे कि डायरेक्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज कंडीशन यूज करेंगे कब, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे कुछ, तो इस टाइप से दे दिया जाएगा कि एक वेक्टर है, वो उसको एक्स के टर्म में दे देगा, कोई वेरिएबल के टर्म में दे देगा। वेरिएबल के टर्म में दे देने के बाद नीचे में मेंशन कर देगा कि ये दोनों इक्वल वेक्टर है। तो हमको ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। एक अगर दो वेरिएबल दे दिया तो एक वेरिएबल को निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, दूसरा को निकालने के लिए डायरेक्शन का यूज करेंगे। मतलब उसका एंगल को 0 कर देंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो पिछले वाले में मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, अगर उसमें पैरेलल वेक्टर होगा तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री देंगे। पैरेलल वेक्टर में लिए एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर कोई एंटी पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। एक यहां से देख सकते हैं कि ये अगर रेफरेंस पकड़े हैं, मतलब सपोज ये अगर रेफरेंस है तो यहां से ये 0 डिग्री पे हो गया, इसी पे ओवरलैप कर जाएगा 0 डिग्री। बट दूसरा जो होगा ये इधर है, तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे ये से करके रोटेट करके ये 180 डिग्री हुआ, तो यहां से ये मिलेगा। ठीक है, और ओके,
इतना पढ़ने के बाद अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और भी कुछ प्रॉपर्टी होगा वेक्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।